सभी साथियों को जय जोहार। आज भारतीय छात्र संसद के इस कार्यक्रम में हमारे मंच पे विराजमान हमारे हिमाचल के स्पीकर साहब, एमपी साहब और युवाओं के लिए एक प्रेरणा माने जाने वाले जेएनयू के हमारे लीडर भाई कन्हैया कुमार जी और साथ ही इस MIT के अंदर अध्ययन करने वाले देश के कोने कोने से, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न समुदायों से यहाँ पर जितने जो छात्र हैं, और विशेषकर मैं पिछली बार जब MLA था उस दौरान आया था और राहुल जी के पिताजी से मेरी मुलाकात हुई थी और उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो आज शायद किसी कारणवश बिजी है, यहाँ पर नहीं आया, मैं आया तब मैंने उनको सबसे पहले याद किया था, क्योंकि उनके जो पुत्र है राहुल जी ने ये एक मंच दिया। देश के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, संस्थाएं हैं, लेकिन MIT ऐसा है कि जिन्होंने एक नयापन लाए, MLAs का देखें, सरपंच सांसद देखें, महिलाओं के लिए, और आज ये जो कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है, आपके विचारों को हम समझें, हमारे संघर्ष को, हमारा राजनीतिक कैरियर और हमारी आइडियोलॉजी उसको आप समझें और हम सब मिलके हमारे देश के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए क्या करें। आज का जो विषय है, हमारे देश के अंदर राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं और विचारधाराओं से संगठन, राजनीतिक पार्टियां चलती है। विशेषकर देखा गया है वामपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा और मध्यम मार्ग, और कई क्षेत्रीय पार्टियां जो अदृश्य विचारधारा या अनिश्चित विचारधारा, जो समय समय पर या समय अनुकूल कुछ चेंजिंग आता रहता है। हम बात करेंगे कि हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं देश के अंदर, इन राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा कैसी है, क्या है, और देश आजादी के बाद से लगा के इन पार्टियों की जो विचारधारा थी उसमें कहां कहां चेंजिंग आया, और इन विचारधाराओं से हमें और हमारे देश को क्या मिला और आगे क्या मिलेगा। देखा गया है वर्तमान के अंदर कि राजनीतिक पार्टियां जो विचारधाराएं हैं, उस विचारधाराओं के माध्यम से लीडर चुने जाते हैं, MLA MP बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर देखा गया है कि विचारधाराएं कमजोर होती जा रही है। व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखा गया है, आपने सबने देखा है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा कैरियर या मान लो 20-25 साल किसी पार्टी के राजनीतिक विचारधारा से आगे बढ़ा और कब पता नहीं किधर चले जाते हैं, तो देखा गया है विशेषकर अभी पिछले 5-10 सालों के अंदर कि विचारधारा डाउन होती जा रही है, व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये चीजें हमारे देश को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले भविष्य को कमजोर करेगी। हम बात करते हैं राजनीतिक पार्टियां उस शरीर के रूप में हैं, और जो विचारधारा है उस शरीर में जो आत्मा है, जो जीव है, वो है। कोई भी संगठन अगर इसकी विचारधारा मजबूत नहीं है, उसकी विचारधारा नहीं है, तो बिना आत्मा का शरीर के रूप में है वो संगठन। इसलिए देश के अंदर हम वामपंथी या दक्षिणपंथी की बात करें, मुख्य रूप से वामपंथी विचारधारा चाहते हैं कि देश के गरीब तबका, देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी समुदाय आगे आए, देश के अंदर समानता हो, पूंजीवादी कम हो, एक सामाजिक सद्भावना और धर्म और जाति विशेष को लेकर जो भेदभाव या जो जहर उगला जा रहा है उसके विरोध में काम करती है। दूसरी ओर दक्षिणपंथी की बात करें, हमारे पूर्व जो वक्ता बच्चे जो आए थे बहुत शानदार तैयारी करके आए थे, उन्होंने एक शानदार और जानदार भाषण दिया। दक्षिणपंथी की बात करें हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम हमारी परंपरा, हमारी संस्कृतियों का संरक्षण की बात करते हैं। हर विचारधारा में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हो सकती है, लेकिन हमको सबको समझते हुए
हमारे देश के हित में अगर दक्षिणपंथी की बात करें वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और वामपंथी की बात करें वो गरीबों की बात करते हैं। राष्ट्रवाद का निर्माण तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमारे देश का आम गरीब का विकास नहीं होगा। उस आम गरीब को, आम दलित को, जो आदिवासी समुदाय जो जंगलों में रहता है, जिसको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहता है, अगर उसका डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसको मजबूत नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारे राष्ट्र का निर्माण करना या राष्ट्र को मजबूत करने की कल्पना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमारा देश उस दिन मजबूत होगा, हमारा देश उस दिन विश्व गुरु पूर्ण रूप से माना जाएगा जिस दिन हमारा देश का प्रत्येक पिछड़ा दलित आदिवासी जो जंगलों में, जो पहाड़ों में आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, अच्छी एजुकेशन के लिए तरसता है, अपने इलाज के लिए तरसता है, उन लोगों तक हमने सुविधा पहुंचा के उनको अगर मजबूत नहीं किया तब तक हमारा देश मजबूत नहीं हो पाएगा। हमें भविष्य में ऐसी नौबत नहीं लानी है कि विदेश या कई दूसरे देशों के हमारे राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी आए और हमें हमारे देश की गरीबी छुपाने के लिए पर्दा लगाना पड़े, हमें हमारे देश की कमजोरी छुपाने के लिए हमें कुछ पर्दा डालना पड़े। ऐसी नौबत नहीं आए, इसलिए हमारे देश का जो पिछड़ा वर्ग है, हमारे देश की जो युवा है, उनके लिए हमें कुछ करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि संस्था में पढ़ने वाले जितने जो बालक बालिकाएं बच्चे हैं, आप आने वाले समय में इस देश का भविष्य बनने वाले हो। और मेरा भी संघर्ष देखें, आपने देखा होगा एक छोटी सी पिक्चर के माध्यम से, और मुझे सौभाग्य मिला राजस्थान विधानसभा में पिछली बार 2018 में जो मैं जीता था, राजस्थान के अंदर सबसे कम युवा था, सबसे कम एज का युवा था मैं। और जब मैं शुरुआत में गया 200 एमएलए है, मुझे डर था। डर इस बात का था, जब मैंने पहली बार जाके देखा 200 में से सबसे कम एज का, और मुझे तब पता चला जब मेरा शपथ ग्रहण हुआ उस दिन, तो एक डर था कि यार मैं सबसे कम एज में आ गया हूं। और आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, आज तो मैं नेता की ड्रेस में आया हूं, लेकिन जब पहली बार चुनाव लड़ा था, विधायक बना था, मैं टी शर्ट और जींस पैंट के ही चुनाव लड़ा था और जीत के भी गया था। कोई साधन नहीं थे हमारे पास, कोई धन दौलत नहीं था। आप यकीन नहीं मानोगे, हमने शुरुआत में बाइक पे प्रचार किया, एक मोटरसाइकिल पे प्रचार किया हमने, लेकिन हमारी विचारधारा मजबूत थी, हमारा संकल्प मजबूत था। हमारा जो संघर्ष था युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासी समुदाय के हक अधिकारों को लेकर। तो मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में आपकी गरीबी कहीं बाधक नहीं आएगी। आ सकती है कुछ हद तक राजनीतिक उपलब्धियां प्राप्त करने में, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मुझे कुछ कर गुजरना है, आपने ये ठाना है कि मुझे गरीबों का, इस देश के युवाओं का, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर गुजरना है, और ठानने के बाद उस दिशा में आप रात दिन काम करते हो, मेहनत करते हो, तो आपको उस लक्ष्य तक जाने में कोई नहीं रोक पाएगा। कहा जाता है युवाओं के लिए, हम भी कहते हैं युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन युवाओं को आगे आने में काफी परेशानियां आती है, कई चीजों का सामना करना पड़ता है। मैं इस मंच से इस बात को ज्यादा साझा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात और बोलना चाहूंगा। जब मैं भी कॉलेज में पढ़ता था, आप भी पढ़ते होंगे, कई बच्चे ऐसे जो इस संस्था से हैं, बाहर घूम रहे होंगे, वो एक अंदर से एक माहौल बन रहा होगा, यार क्या है ये चीज, क्योंकि देश के अंदर ये मैसेज फैला रखा है, आज भी है, थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, ये बात अलग है, राजनीतिक गंदी है। ये सुनने में आता है अधिकतर कि राजनीतिक गंदी होती है, और उसी बात को हमारे युवा ये समझते हैं, हाँ राजनीतिक गंदी है, और राजनीतिक से दूर रहते हैं। आप अध्ययन कर रहे हो, वहां पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। आप समाज में कुछ प्रतिनिधित्व कर रहे हो, समाज का कुछ मुद्दे को लेके, युवाओं को मुद्दों को लेके आगे कर रहे हो, वो भी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स से कोई गंदी नहीं होती। कई अंबेडकर जी ने विशेषकर कहा है, उसके अलावा कई लोगों ने कहा है कि राजनीतिक वहां सत्ता की चाबी है
राजनीतिक वह सत्ता की जो कुंजी है, जो आपके अधिकारों का ताले खोलने का काम करती है। इसलिए आप सबको ये मन में रखना है कि राजनीति गंदी नहीं है, युवाओं को राजनीतिक में आने की सख्त जरूरत है, और विशेषकर पढ़े लिखे युवाओं को। लेकिन राजनीतिक में तब आ पाएंगे कि अपन ग्राउंड पे जाएंगे, धरातल पे जाएंगे। हम यहां बैठ के, एजुकेशन भी जरूरी है, लेकिन एजुकेशन के बाद आपको कुछ समय आपके फील्ड में देना है, उस गरीब की पीड़ा को समझना है। हमने पार्लियामेंट में बैठ के, यहाँ सदन में, विधानसभा में बैठ के जो योजना लागू कर दी है, उस गरीब को उस योजना का प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, उस बात को समझना पड़ेगा। जाके उनकी पीड़ाओं को समझना पड़ेगा, उनकी जरूरतों को समझना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, और फिर हम राजनीतिक में कदम रखेंगे तो आप कभी असफल नहीं होंगे। आज देश के इतिहास में जाते हैं, आजादी से पहले हम बिरसा मुंडा जी को फॉलो करते हैं, अंबेडकर जी को फॉलो करते हैं, भगत सिंह को फॉलो करते हैं। तो इनका जो जीवन काल रहा है, या देश के अंदर ऐसे जिन्होंने इस देश को आजादी कराई है, आजादी कराने में मुख्य भूमिका निभाई है, तो इसमें युवाओं की संख्या ज्यादा मिलेगी। तो देश को आजाद कराने में युवाओं की मुख्य भूमिका रही है, तो इस देश को मजबूत बनाने में भी युवाओं की मुख्य भूमिका होनी चाहिए, और हम सब की जिम्मेदारी है। आना पड़ेगा। एक सौ अलग चले, देश की हकीकत कुछ और है, यह मानना पड़ेगा। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश की हकीकत कुछ और है। आज देश में गरीबी का आंकड़ा देखा जाए, कई ऐसे रिसर्च रिपोर्ट, ऑथेंटिक जो चीजें हैं, उसका देखा जाए तो आज 50% से ज्यादा ग्रामीण इलाके में गरीबी है। अगर गवर्नमेंट वो स्कीम बंद कर दे तो आज भी कई परिवार ऐसे जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, और विशेषकर ये आयोजन कराने वाले MIT के सारे, विशेषकर राहुल जी को और उनसे जुड़ी हुई सारी टीम को, कि समय समय पर आप इस तरह से आयोजन कराते रहे। अलग अलग आइडियोलॉजी वाले, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुलाएं, हमें भी बुलाएं, और हम भी कुछ सीख के जाएंगे। और हमारी जो बात है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो उद्देश्य है, वो आपके बीच में रख के जाएंगे। और इस देश को बचाने में विचारधारा भले कुछ भी हो, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि इस देश का गरीब व्यक्ति मजबूत बने। इस देश के अंदर जो कुरीतियां हैं, धार्मिक विविधता है, वही हमारे देश को मजबूत बनाती है। लेकिन धार्मिकता के आधार पे देश में नफरत नहीं फैलनी चाहिए। सांस्कृतिक विविधता है, वही हमारे देश को मजबूत बनाती है, लेकिन सांस्कृतिक और जातिवाद के हिसाब से नफरत नहीं फैलनी चाहिए। अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी अपनी धार्मिक पूजा पद्धति, अपने अपने कल्चर होना चाहिए, लेकिन हमें सामने वाले का भी सम्मान करना है, उसकी संस्कृति, उसके धर्म का भी सम्मान करना है। ये भावना आएगी, ये देश मजबूत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पूरी टीम को और सारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो मुख्य अतिथि चेयरमैन साहब, आप सभी का आभार, और सारे युवा साथियों को। मुझे कई बार पूछते हैं कि आपका एजुकेशन या आपके आइडल कौन रहे, तो मेरे इस कैरियर के अंदर देखा गया है कि मेरी वो यूनिवर्सिटी है, वो संघर्ष की यूनिवर्सिटी है, और मेरा आइडल भी मेरा संघर्ष ज्यादा रहा, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि जीवन में संघर्ष किया बहुत कुछ, और वही संघर्ष आज इस मुकाम तक पूरे देश के अंदर, संसद के अंदर, मुझे पूरे देश के आदिवासी समुदाय, दलित, पिछड़े युवाओं, आप सबकी आवाज रखने का, आप सबकी आवाज बनने का अवसर मिला। और इस उम्र में मुझे 2 बार विधायक और 1 बार सांसद बनने का अवसर मिला। तो मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता को, आप सबकी तरफ से, इस मंच की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ आप सबकी, पूरे देश की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, आने वाले भविष्य की आवाज बनो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय संविधान, जय भारत।